नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। जुआरी बेटा रामलाल बाबू अपनी पत्नी के साथ आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे कि अचानक चलो बाहर चलो, यह कहते हुए कुछ आदमी घर के सामानों को उठाकर बाहर फेंकने लगे। रामलाल जी और ममता जी उन आदमियों के पांव पकड़कर रोने लगे और उनको इस तरह से बेघर ना करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। बेटा, हमारी उम्र तो देखो, हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? हम पर रहम करो। रामलाल जी ने कहा, बुढ़े, तुम लोगों को पहले ही काफी मोहलत दे चुका हूँ, पर अब और नहीं दे सकता। तेरे बेटे ने पूरे 25 लाख में इस घर को मुझे बेचा है और फिर तुमको अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो गया। इसमें मेरा क्या दोष है? उस आदमी ने कहा, बेटा, हमारे बेटे ने हमें धोखा दिया है। हमसे धोखे से दस्तखत करवाकर इस घर को बेच दिया है। हमारा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? ममता जी ने कहा, तुम लोग कहाँ जाओगे? इसका ठेका मैंने नहीं लिया है। मैंने कोई वृद्धाश्रम नहीं खोल रखा है। पिछले महीने ही तुम लोगों को निकाल रहा था, पर तब भी तुम लोगों का रोना धोना देखकर मैं पिघल गया और 1 महीने की मोहलत दे दी। अब और नहीं। इस घर को मुझे भाड़े पर चढ़ाना है। आखिर मेरा भी धंधा है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? उस आदमी ने कहा। फिर वह आदमी उनसे कहता है, सुनो, तुम लोगों का रहने का इंतजाम मैं करवा सकता हूँ। यहाँ पास में ही एक वृद्धाश्रम है। तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों का रहने का इंतजाम वहां करवा सकता हूँ। हाँ बेटा, अगर ऐसा करवा सकते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, रामलाल जी ने कहा। फिर वे दोनों उस वृद्ध आश्रम में रहने चले जाते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि वहां जितने भी बुजुर्ग हैं, सभी अपना घर होते हुए भी यहाँ रहते हैं। किसी के बच्चे ने उन्हें यहाँ खुद छोड़ दिया या फिर कोई बच्चों से परेशान होकर यहाँ खुद आ गए। उन दोनों को वहां रहते रहते कुछ ही समय हुआ था कि उन्हें पता चला इस वृद्ध आश्रम को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि अब उसका खर्च उठाने वाला कोई नहीं रहा। सारे बुजुर्ग बैठे उदास होकर सोच रहे थे कि अब वह कहाँ जाएंगे। क्या समाज में हम इतने बेकार हैं कि हमारे रहने का कोई ठिकाना ही नहीं? बस दर दर भटके जा रहे हैं। रामलाल जी तो सोच रहे थे कि चलो, अब हम अपना बुढ़ापा यहीं इसी वृद्धाश्रम में गुजार देंगे, क्योंकि उनके बेटे ने धोखे से उनका सब कुछ हथिया लिया और ना जाने कहाँ गायब हो गया। अब तो यहाँ से भी निकाला जा रहा है। अब हमें और कहाँ जाएंगे? वृद्ध आश्रम के सभी बुजुर्गों को अलग अलग वृद्ध आश्रमों में भेजा जा रहा था, तो रामलाल जी और ममता जी को भी एक अलग किसी दूर के शहर के वृद्धाश्रम में भेजा गया। जब उन बुजुर्गों को ले जाया जा रहा था, तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे कोई अनचाहे गाय भैंस हैं। जब उनकी उम्र हो गई और उनकी जरूरत खत्म हो गई, तो उन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ दिया जा रहा है। रामलाल जी इस स्थिति में अपने आंसू पोंछते हुए कह रहे थे, ममता, क्या यह दिन देखने के लिए मैंने एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाया था? मैंने सोचा था कि एक छोटा सा घर बनाऊंगा जिसमें मेरे बच्चे और मैं चैन से रह पाएंगे। पर तब कहाँ पता था कि घर बनाने के बावजूद यूं दर दर भटकना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा, ममता जी भी अपने आंसू पोंछते हुए कहती हैं। फिर उनको किसी अलग शहर के वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। इतने दिनों तक पिछले वृद्धाश्रम में रहते हुए वहां के लोगों से काफी लगाव सा हो गया था। फिर नई जगह, नए लोग, दोनों को काफी अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन उस वृद्धाश्रम में जो नए आए थे, उन सबको बताया जा रहा था कि यहाँ बीच बीच में सबको काम करने ले जाया जाता है। कुछ बड़े लोगों के घर में
जब कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, घर के कामों में मदद के लिए आप लोगों को ले जाया जाता है। इससे वह इस आश्रम के आर्थिक खर्चे की मदद करते हैं, जिससे यह आश्रम अच्छे से चल पाए। रामलाल जी और ममता जी तो यह बात सुनकर हैरान थे। क्या ऐसा भी होता है? हम बूढ़ों को भी काम में लगाया जा सकता है? और यह बड़े लोग हमें क्यों ले जाते हैं काम के लिए, जबकि वह चाहे तो अच्छे जवान तंदुरुस्त इंसान को काम पर लगा सकते हैं, क्योंकि जब वह पैसे देंगे ही तो किसी अच्छे को ही देंगे ना। रामलाल जी ने कहा, पता नहीं जी, मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है। मैं तो फिर भी कर लूंगी, ममता जी चिंता जताते हुए कहती हैं। चलो अब देखा ही जाए क्या काम देते हैं, रामलाल जी ने कहा। उसके बाद वह वहां के बुजुर्ग से पूछते हैं, क्यों भाई, देखकर तो तुम मेरे हम उम्र ही लगते हो और तुम यहाँ पुराने भी हो। तुम तो बता ही सकते हो हमें कौन सा काम दिया जाता है। वह आदमी एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, नए आए हैं, सब्र कीजिए, सब पता चल जाएगा। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। जब हमारे बच्चों ने हमें नहीं बख्शा तो गैरों से क्या उम्मीद करना। कम से कम यह हमें रहने के लिए छत तो दे रहे हैं। यह कहकर वह बुजुर्ग चला गया। रामलाल जी उस आदमी की बातों से हैरान हो गए और उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। उस दिन वहां के कुछ बुजुर्गों का चुनाव हुआ, एक बड़े घर का आदमी के यहाँ पार्टी में काम करने के लिए। बस क्या था, रामलाल जी और ममता जी का भी काम के लिए चुनाव हुआ। जिन बुजुर्गों का चुनाव हुआ उन सभी को शाम को ले जाया जा रहा था। सभी एक बड़े बंगले के अंदर गए। फिर वृद्धाश्रम के अध्यक्ष ने सबको काम देना शुरू कर दिया। जहां ममता जी को रसोई में मदद के लिए कहा गया, वहीं रामलाल जी को घर के सारे बाथरूम की सफाई करने को कहा गया। यह सारे काम सुनकर तो वह हैरान ही हो गए। फिर रामलाल जी ने कहा, मैं यह काम नहीं करूंगा। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर आप लोग अपना ठिकाना कहीं और देख लीजिए, क्योंकि मुफ्त में कब तक कोई आपको रोटी देगा। आपके बच्चों ने जब आप लोगों को मुफ्त में रखने से मना कर दिया, फिर हम लोग तो गैर हैं। उस वृद्धाश्रम के अध्यक्ष ने कहा, नहीं नहीं, वह दरअसल इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यह काम को मना कर रहे हैं। आप इन्हें कोई आसान सा काम दे दीजिए। ममता जी ने कहा, ठीक है, फिर आप घर के लोगों को चाय पानी दे देना, उस अध्यक्ष ने कहा और वहां से चला गया। ममता, यह तुम क्या कह रही हो? हम यह सब करेंगे? रामलाल जी ने कहा, तो फिर क्या हम सड़क पर रहेंगे? हमारे पास और कोई रास्ता बचा है क्या? वह तो इनका भला हो, कम से कम हमें रख तो रहे हैं। ममता जी ने कहा, रख क्या रहे हैं ममता? मुझे अभी अभी पता चला, इनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं हमें काम पर लगवाने के लिए, और यह हमारे लिए तो कुछ ज्यादा खर्च करना होता नहीं है, बस सूखी दाल रोटी ही खिलानी होती है। वह बात अलग है, कम से कम यह हमें छत तो दे रहे हैं रहने के लिए, रामलाल जी ने कहा। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रामलाल जी जब सबको चाय दे रहे थे, एक आदमी को उन्होंने पीछे से कहा, साहब, चाय। वह आदमी जब चाय लेने पीछे मुड़ा तो दोनों ही हैरान हो गए, क्योंकि वह आदमी रामलाल जी का बेटा सोनू था, जिसकी वजह से आज उनकी ऐसी हालत थी। चाय देकर रामलाल जी जाने लगे तो सोनू ने उसे बुलाकर कहा, जरा सुनो। रामलाल जी ने कहा, हाँ कहिए, यह चाय तुमने बनाई है? छी, यह कोई चाय है? इसे तुम ही पियो। यह कहकर सोनू ने उस गरम चाय को रामलाल जी के मुंह पर फेंक दिया। रामलाल जी गरम चाय होने की वजह से तिल मिला जाते हैं और रोते रोते कहते हैं,
मैंने यह चाय नहीं बनाई, मैं तो बस दे रहा था। ठीक है, जाओ यहाँ से, सोनू ने कहा। रामलाल जी जाकर एक कोने में बैठकर आंसू को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां ममता जी आ जाती हैं और वह रामलाल जी से उनकी परेशानी का कारण पूछती है। रामलाल जी उन्हें सब कुछ बता देते हैं। इस पर ममता जी को काफी गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत उठकर वहां से सोनू के पास जाने लगती हैं। तो रामलाल जी उन्हें रोक कर पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? उस नालायक को चांटा मारने। इतना सब करके भी उसे चैन नहीं मिला। अपने पिता पर चाय फेंकता है। ममता जी ने कहा, उसके आज की हरकत के बाद तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि वह कितना नीचे गिर चुका है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उस पर तुम्हारे चांटा मारने का कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, उल्टा वह और हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। रामलाल जी ने कहा, तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? कब से उसे ढूंढ रहे थे ताकि उसने ऐसा क्यों किया यह जान सके, और अब जब वह हमारे सामने है उसे ऐसे ही जाने दे? ममता जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ इसे इसकी भाषा में ही जवाब देने की जरूरत है। रामलाल जी ने कहा, मतलब क्या करने वाले हैं आप? ममता जी ने पूछा। ममता, आजकल के बच्चों को लगता है वह कुछ भी करेंगे और माता पिता उसे सहते रहेंगे, पर वह गलत है। अगर वह पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है तो मैं भी उसका बाप हूँ। सोनू खड़ा था। ए बुड्ढे, जरा इधर आना, सिर्फ चाय ही देगा? जा, कुछ खाने को लेकर आ, सोनू ने कहा। तो रामलाल जी जाते हैं और उसके लिए मिठाई लेकर आते हैं। मिठाई खाकर सोनू अपना हाथ रामलाल जी की कमीज में पोंछ देता है और कहता है, जरा मेरा जूता साफ कर दो, बड़े गंदे हो गए हैं। रामलाल जी उसकी ओर आंखें बड़ी करके घूरने लगते हैं कि तभी सोनू फुसफुसाकर उसे कहता है कि ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पहले सिर्फ घर से बेघर किया था, अब इस काम से भी निकलवा दूंगा और फिर भूखे मरने की नौबत में ला दूंगा। पता है, आज मेरी शादी है। यह जो आप तामझाम देख रहे हो वह मेरे लिए ही है। इस घर की बेटी से शादी करने जा रहा हूँ। जैसा कहता हूँ वैसा करो। जो तू पैदा हो गया, आखिर हमारी कौन सी गलती की सजा है तू? हमें पता नहीं आखिर ऐसे कौन से कर्म किए थे जो तू पैदा हो गया। आखिर हमारी कौन सी गलती की सजा है तू? रामलाल जी ने कहा, आपको याद है जब मैं जुए में पैसा हार गया था, गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, तब आपसे मैंने पैसे मांगे थे। आपने क्या कहा था? उल्टा पुलिस से मुझे पकड़वाने की धमकी देने लगे, इसलिए उसका बदला लिया मैंने। सोनू ने कहा, बेटा, अपने माता पिता को सड़क पर मरता छोड़कर अपनी नई जिंदगी बसाने चला है। अरे, तू तो किसी का पति बनने के लायक ही नहीं है। तू पहले भी जुआरी था, तू आज भी जुआरी है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ तू यह शादी भी पैसों के लिए ही कर रहा है, क्योंकि जितना मैं तुझे जानता हूँ, जिम्मेदारी तो तुझ में है ही नहीं। रामलाल जी ने कहा, मेरे लिए पैसा ही मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरी शादी जहाँ हो रही है ना, उसके बारे में जानकर तो होश ही उड़ जाएंगे आपके। उस घर को बेचने के बाद सारा पैसा मैं फिर से जुए में हार गया, पर फिर मेरी लॉटरी राखी के रूप में लगी। पता है, इसे भी आप लोगों की वजह से मैंने पाया है। एक बार जान बचाई थी इसकी, फिर अपने अनाथ और अकेले होने का दुखड़ा सुनाया। फिर क्या था, आज के दिन की खुशी आप देख ही सकते हो। सोनू ने कहा, तुझे क्या लगता है दुनिया में एक तू ही चालाक है? हमें जो तू एक बार बेवकूफ बनाकर अपने सुधरने का वादा कर धोखे से घर के कागजात पर साइन करवाए थे, आज भी तू
धोखे से एक लड़की को अपने जाल में फंसा रहा है। तू सोच रहा है कि बच जाएगा? इससे पहले रामलाल बाबू अपनी बातें खत्म कर पाते, सोनू बोल पड़ता है। तो क्या आप सबको जाकर बताएंगे? पागल बुड्ढे, हम दोनों का फासला देख। अभी कहाँ आप एक नौकर और कहाँ मैं इस घर का होने वाला जमाई। कौन विश्वास करेगा आप पर? मैं तो कहता हूँ, अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाइए यहाँ से, वरना पहले से भी बदतर हाल कर दूंगा। बेटा, तुझे हर बात की जल्दी बहुत रहती है। मेरी पूरी बात तो सुन लिया कर। मैं कह रहा था, तू जो बड़ा सीना चौड़ा कर अपनी तारीफ कर रहा था मेरे सामने, यह किसी ने सुन लिया है? जरा पीछे मुड़कर देख ले। सोनू जब पीछे मुड़ता है तो उसकी दुल्हन राखी को वहां खड़ी देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बेटा, पहले मैं बहुत रोता था क्योंकि तुझे मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर जब तुझसे मिलकर वह गरम चाय का स्वाद चखा, कसम खा लिया कि तुझे भी एक स्वाद चखाऊंगा, सबक का, जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगा। फिर मुझे पता चला कि आज तेरी ही सगाई है और मैं इस लड़की को तेरी सच्चाई बताने चला गया, पर बात वहीं आकर अटक गई। सक पकाते हुए कहा, नहीं राखी, यह सब इस बुड्ढे की चाल है, तुम इसकी बातों में मत आओ। कि तभी सोनू के गाल पर एक जोर का चांटा पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? शादी में आए सभी लोग दूल्हे को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। सोनू कुछ कहता कि एक और तमाचा उसके गाल पर पड़ा। खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो। अरे, जो अपने माता पिता को धोखा दे सकता है, उसका क्या भरोसा कि कल को मुझे धोखा नहीं देगा। दुल्हन का ऐसा रौद्र रूप देखकर सभी लोग हैरानी से राखी को देख रहे थे। ममता जी उसके सामने गुस्से में खड़ी होती हैं और कहती हैं, अपने माता पिता के बुढ़ापे के साथ खेलकर चैन नहीं मिला तुझे, अब इसको अपना शिकार बनाने चला है। देख, दुनिया कितनी छोटी है। तेरा किया आज तुझी पर आकर पड़ा है। तूने हमें बेघर किया, हमें एक वृद्धाश्रम पहुंचाया, वहां से दूसरे वृद्धाश्रम और वहां के काम से यहाँ। शायद तुझे सजा दिलाना हमारे हाथों में ही लिखा था। राखी बोली, आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए। इस अनाथ को अब इसकी असली घर वाले मिलेंगे, जेल में। सोनू गिड़गिड़ाता हुआ अपने माता पिता से माफी मांगने लगता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे आज माफ नहीं करते। फिर पुलिस आकर फ्रॉड के इल्जाम में सोनू को पकड़कर ले जाती है। मंडप में मौजूद सभी लोग राखी के लिए ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी ही लड़कियां अपने लिए आगे बढ़कर कदम उठाने लगे तो ऐसे लोगों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वह लड़की के साथ कुछ भी गलत करें। राखी को खुश रहने का आशीर्वाद देकर सभी लोग मंडप से लौट जाते हैं। उसके बाद रामलाल जी और ममता जी भी वहां से जाने लगते हैं कि तभी राखी उन्हें रोक कर कहती हैं, आज आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, इसलिए आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ है। आपका वह घर जिसको आपसे धोखे से ले लिया गया था। आज के जमाने में जहां लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहां आप लोग असहाय होकर भी मेरे बारे में सोचा, यह जानते हुए भी कि अगर आप सच साबित ना कर पाए तो सड़क पर आ सकते हैं। आपने यह जोखिम उठाया, इसलिए इतना इनाम तो बनता है। अपने घर को फिर से वापस पाकर रामलाल जी और ममता जी के खुशी के आंसू बह रहे थे।
जो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। फिर भी अपने कपकपाते होठों से रामलाल जी ने कहते हैं, बेटा सदा खुश रहो और आगे से किसी पर भी विश्वास करने से पहले हमारा हाल याद कर लेना, जो इन लूटे हुए बुजुर्गों को वापस से उसका ठिकाना दिलाया। आज रामलाल जी और ममता जी अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं और अपने गुजारा करने के लिए घर के ऊपरी हिस्से को किराए पर रख दिया है। उन्हें हर हफ्ते एक आखिर में किसी का बेसब्री से इंतजार होता है और वह है उनकी बेटी राखी। राखी हमेशा ही वहां आती, पूरा दिन वहीं बिताकर फिर शाम को लौट जाती। आज रामलाल जी और ममता जी अपने बेटे को बिल्कुल ही भूल चुके थे, क्योंकि उन्हें एक बेटी जो मिल गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए।